जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 स्टार्ट करते हैं। द फ्रोनोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन स्क्रीन थ्रू अ सर्कुलर अपर्चर किस तरह का होता है? तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, जो यहाँ पर सोर्स है ये है सर्कुलर अपर्चर, तो इसका जो पैटर्न बनेगा वो कुछ एरी रिंग टाइप बनेगा। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट या डार्क हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न है वो एरी डिस्क जैसा होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एरी पैटर्न, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 72, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इज 16:25। तो हमें बताना है कि उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना होगा। तो हमें रेशियो दिया हुआ है इंटेंसिटी का I1/25। हमें पता है इंटेंसिटी डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर। तो हम ये लिख सकते हैं कि I1/I2 किसके इक्वल होगा, A1/A2 के। ठीक है, के स्क्वायर के। तो हमें तो एम्पलीट्यूड का रेशियो चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, A1/A2 इक्वल टू I1/I2 e⁻1/2, या इसी को हम रूट भी कहते हैं। तो I1/I2 का रूट यानी कि 16/25 का रूट, तो ये कितना आ गया, 4/5। तो आंसर होगा 4/5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73 है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन किसको सपोर्ट करते हैं? तो देखो, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो करते हैं वेव नेचर को, क्वांटम नेचर नहीं। ट्रांसवर्स इसमें नहीं आएगा। ट्रांसवर्स की अगर बात आती तो हम पोलराइजेशन कह सकते हैं, और क्वांटम की बात आए तो क्वांटम में आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हम पार्टिकल मान के चलते हैं लाइट को, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेशियो इससे कोई लिंक नहीं है। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के लिए वेव नेचर होगा। इन Fabry Perot interferometer, circular fringes formed are referred to as a fringe हो। तो जो पैटर्न होता है सर्कुलर फ्रिंज का वो कुछ इस तरह से होगा, और ये इक्वल इंक्लिनेशन की होती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सब इक्वल इंक्लिनेशन की फ्रिंजेस बन रही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इक्वल इंक्लिनेशन। फ्रिंजेस का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। क्वेश्चन नंबर 75, ब्रिलियंट कलर्स इन द फिल्म ऑफ सोप आर ड्यू टू। आप देख रहे हो सोप बबल है, तो इसमें आपको अलग अलग कलर दिखते हैं, ब्लू या फिर वॉयलेट कलर एटसेट्रा, रेड। तो ये किसकी वजह से दिखता है? तो ये दिखता है इंटरफेरेंस की वजह से डिफरेंट कलर दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए? मैं आपको बता देता हूँ पहले टी आई आर होता क्या है। देखो, टी आई आर में कोई भी लाइट अगर सोर्स है वो डेंसर मीडियम में रखी है और बाहर है रेयर मीडियम, तो जब वो डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो वो बाहर निकल जाए, या फिर ग्रेजिंग करे, इसको ग्रेजिंग बोलते हैं। ग्रेजिंग तब होती है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, तो उस इंसिडेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो। और अगर इंसिडेंस एंगल ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से, तब टी आई आर हो जाता है। तो यहाँ पर टी आई आर हो रहा है। फिर कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है तब क्या होता है? तब एंगल आर की वैल्यू होती है 90 डिग्री। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। टी आई आर होने की दो कंडीशन होती है, एक तो जो लाइट सोर्स है वो डेंसर मीडियम में रखी हो और रेयर मीडियम की तरफ जा रही हो। दूसरी कंडीशन होती है कि इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन। जो हाइगेंस वेव थ्योरी वो इनमें से किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता? देखो, अगर आप डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन को देखो तो ये सब लिंक है वेव नेचर से। तो हाइगेंस वेव थ्योरी इन तीनों को तो एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्वांटम नेचर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 78, when two waves of same amplitude and add constructively, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I = √I1
प्लस रूट i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2। तो यहाँ पर रूट नहीं होगा, रूट होगा यहाँ पर, तो i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 कोस थीटा। अब कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि कोस थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो इसमें थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री होगी या फिर 360 हो सकती है एक्सेट्रा, लेकिन कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1। तो हम लिख सकते हैं, अब क्योंकि सेम एम्पलीट्यूड होगा तो सेम इंटेंसिटी भी होगी, तो हम लिख सकते हैं इसको i प्लस आई, क्योंकि दोनों सेम है। 2 रूट आई कितना हो जाएगा, i कोस थीटा की जगह पर हम कितना लिखेंगे 1। तो ये हो गया दोनों 2i प्लस 2i, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो इंटेंसिटी हो जाएगी 4 टाइम्स जितनी इंटेंसिटी पहले थी। मैं इसको r लिख देता हूँ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो इट विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल इंटेंसिटी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, 4 टाइम्स। 79 द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर, तो इस सभी मिरर के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है कि इंसिडेंस एंगल, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरा जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो सब एक ही पॉइंट पर लाई करती है, सेम प्लेन पर। तो ये दोनों लॉ चाहे प्लेन मिरर हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, सबके लिए एप्लीकेबल होता है। इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन आईडीएससी, तो सेंट्रल फ्रिंज किस कलर की होगी। देखो सेंट्रल फ्रिंज आप देखोगे, अगर व्हाइट लाइट का इस्तेमाल कर रहे हो तो सेंट्रल फ्रिंज भी व्हाइट लाइट की होगी, व्हाइट कलर की होगी, लेकिन उसके दोनों साइड जो पैटर्न होंगे वो विबग्योर जैसे ही बनेंगे। तो सेंट्रल होगी ब्राइट, क्योंकि कोई भी फेज डिफरेंस वहां पर अकर नहीं होता है, जिसकी वजह से सेंट्रल फ्रिंज व्हाइट कलर की दिखती है।